भारी हथियारों से लैस नीली सैन्य वर्दी पहने सैनिक, टैंकों और तोपों से लैस अन्य बख्तरबंद लड़ाकू वाहनों के साथ एक बड़े शहर पर टूट पड़े और उसके लोगों का बेरहमी से कत्लेआम करने लगे। जिस शहर की सड़कों पर खून की नदियां बह रही थीं, वह क्रिम्सन पीपल का घर था, एक ऐसी जाति जो अपने सफ़ेद बालों और लाल पुतलियों वाली आंखों के लिए जानी जाती थी। क्रिम्सन पीपल एक एकांत प्रिय जाति थी, जो सैकड़ों साल पहले रेगिस्तान में आकर बसी थी। कठोर वातावरण के बावजूद अपनी कड़ी मेहनत से उन्होंने वहां जीवन को पनपाया और एक ऐसा देश बनाया जो समय की मार को झेल सका। दुर्भाग्य से जिस रेगिस्तान में वे रहते थे, उसी ने ग्रेट स्टार किंगडम की लालच को जगा दिया। पिछले स्टार किंग्स ने कभी उन इलाकों की परवाह नहीं की थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि वहां रहना असंभव है, लेकिन क्रिम्सन पीपल ने इसे संभव कर दिखाया। अब जब उस रेगिस्तान की कीमत बढ़ गई थी, वर्तमान स्टार किंग सुनीत द ग्रेट ने उसे हथियाने का फैसला कर लिया। क्रिम्सन पीपल बहुत जिद्दी और काबू में न आने वाले साबित हुए, इसलिए उन्हें राज्य का हिस्सा बनाने में समय बर्बाद करने के बजाय उसने एक सीधा और क्रूर रास्ता चुना। शुरुआत में ग्रेट स्टार किंगडम ने कूटनीति का सहारा लिया, लेकिन क्रिम्सन पीपल कभी भी उन शर्तों को स्वीकार नहीं कर सकते थे, क्योंकि वे उन्हें लगभग गुलाम बना देती थी। स्टार किंग को यह पहले से पता था। जनता के सामने एक नाटक रचने, क्रिम्सन पीपल को बदनाम करने और यह दिखाने के बाद कि कूटनीति अब कोई विकल्प नहीं रही, उसने एक बहाना बनाकर विनाशकारी युद्ध छेड़ दिया। हालांकि क्रिम्सन पीपल ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन विशाल ग्रेट स्टार किंगडम के सामने वे टिक न सके। 1 महीने से भी कम समय में दुश्मन की सेना ने उनकी राजधानी पर कब्जा कर लिया। एक 5 साल से भी छोटा बच्चा पास के एक पहाड़ पर बैठा था। उसके सफेद बाल और लाल आंखें साफ बताती थीं कि वह क्रिम्सन पीपल का ही था। वह शहर में हो रही हर चीज को देख रहा था। युद्ध की क्रूरता और अमानवीयता किसी भी वयस्क के मन में गहरे जख्म छोड़ सकती है, तो ऐसा भयावह दृश्य एक छोटे बच्चे के लिए असहनीय होना चाहिए था। लेकिन उस बच्चे ने कुछ भी नहीं दिखाया। उन छोटी आंखों में न डर था, न नफरत, न दुख, कुछ भी नहीं। कदमों की आहट से बच्चा चौकन्ना हुआ। उसने दाईं ओर देखा तो 5 सैनिक सैन्य वर्दी में पहाड़ के किनारे से चढ़ते हुए उसकी ओर आते दिखाई दिए। उसने उनके हथियार देखे और कुछ सैनिकों के चेहरों पर पागलपन और खून की प्यास भरी मुस्कान भी देखी, फिर भी उसके भाव नहीं बदले। एक नजर डालकर वह फिर शहर की ओर देखने लगा। यहां एक और है, इस छोटे चूहे को खत्म कर दो। एक सैनिक ने अपनी राइफल उठाकर बच्चे पर तान दी। उसके चेहरे पर एक विकृत मुस्कान थी, जैसे वह गोली चलने के बाद का दृश्य सोचकर आनंद ले रहा हो। रुको, एक दूसरे सैनिक ने चिल्लाते हुए राइफल नीचे धकेल दी। उसकी आंखों में इतना गुस्सा और अपराध बोध था कि वह चाहकर भी छिपा नहीं सका। जब किसी ने उसका मजा खराब किया, तो वह खून का प्यासा सैनिक और भड़क उठा। तुम क्या कर रहे हो जोना? हमारा मिशन इन सभी चूहों को मार डालना है। जोना नाम के सैनिक में अपराध बोध और गुस्सा और बढ़ गया। वे हमें औरतों और बच्चों को मारने का आदेश दे रहे हैं। हम ऐसे पागल आदेशों का पालन कैसे कर सकते हैं? तुम्हें पता होना चाहिए आदेशों के खिलाफ जाने की क्या कीमत होती है। वह निर्दयी सैनिक पीछे हटने को तैयार नहीं था। हम कह सकते हैं कि हमने उसे देखा ही नहीं। इस पतन में और गिरने की कोई जरूरत नहीं। जोना ने राइफल नहीं छोड़ी और बच्चे की ओर मुड़कर कहा, बच्चे अभी भाग जाओ। बच्चा नहीं हिला। वह अब भी शहर की ओर ही देखता रहा। जो भी ये देखता यही सोचता कि बच्चे का दिमाग टूट चुका है और वह हालात को समझ ही नहीं पा रहा। देखो, इसका दिमाग खराब हो गया है। इसे अभी खत्म कर देना ही बेहतर है। खून के प्यासे सैनिक ने जोना को धक्का देकर हटाया और फिर से राइफल तान दी। ट्रिगर दबाने से ठीक पहले बच्चे ने उनकी ओर हाथ बढ़ाया और मुट्ठी भींच ली। अगले ही पल जमीन से नुकीले पत्थर के भाले निकले, जिन्होंने 5 सैनिकों को बेध दिया और तुरंत मार डाला। उस एक हाथ की हरकत से बच्चे ने अच्छे और बुरे दोनों को मार डाला। जैसे अपने लोगों की मौत ने उसके भीतर कुछ नहीं जगाया था, वैसे ही इन सैनिकों को मारना भी उसके भीतर कोई भावना नहीं ला सका। अब जब बाधा हट गई तो उसने फिर से शहर पर ध्यान केंद्रित किया। अगर मैंने यह शक्ति पहले साध ली होती तो मैं उन्हें बचा सकता था। ये शब्द
किसी अपराध बोध से भरे आदमी जैसे थे। लेकिन बच्चे ने उन्हें बिना किसी भावना के कहा। वह बस एक तथ्य बता रहा था, ना ज्यादा ना कम। उसने आखिरी बार शहर की ओर देखा, फिर खड़ा हुआ और वहां से चला गया। चलते हुए उसने मरे हुए सैनिकों की ओर हाथ बढ़ाया और उनके शरीर से खून खींच लिया। खून की धाराएं बच्चे के चारों ओर घूमने लगी और जमकर एक लाल चोगा बन गई। उसके पीछे दूधिया सफेद धागों से 2 शब्द लिखे थे। उस पर स्ट्रॉन्ग से लिखे थे। 4 साल और 3 दिन की उम्र में रेड किंग ने अपने जीवन में जानने वाले हर व्यक्ति को मरते हुए देखा। अधिकांश सैनिक मुस्कुरा रहे थे और सिर ऊंचा करके मार्च कर रहे थे, लेकिन एक बड़ा हिस्सा ऐसा भी था जिनकी आंखों में दिल में छिपी शर्म साफ झलक रही थी। ग्रेट स्टार किंगडम के आम लोगों के लिए क्रिम्सन विनाश युद्ध एक क्रूर लेकिन आवश्यक संघर्ष था, एक ऐसी जाति को मिटाने के लिए जिसका उद्देश्य उनकी भूमि पर आक्रमण करना और उनके परिवारों को मारना था। लेकिन जो सैनिक इस युद्ध का हिस्सा थे, वे सच्चाई जानते थे। इस युद्ध का सही नाम केवल एक ही हो सकता था, नरसंहार, जेनोसाइड। अचानक लोग हैरानी से चिल्लाने लगे जब उन्होंने एक युवक को उस साफ सुथरी सड़क पर चलते देखा जहां सैकड़ों सैनिक मार्च कर रहे थे। उस सड़क पर सेना के अलावा किसी और का होना मना था, लेकिन यह बात उतनी महत्वपूर्ण नहीं थी। असली झटका उस युवक का रूप था। वह एक शानदार और बेहद सुंदर युवक था, जिसके चारों ओर निडरता की आभा थी और जिसका शरीर जीवन शक्ति से भरा हुआ था। लेकिन उसके सफेद बाल और लाल आंखें ही असली कारण थे जिसने पूरे माहौल को हिला दिया। कोई भी यह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि क्रिम्सन पीपल, वह जाति जिसे पूरी तरह समाप्त कर दिया गया था, का कोई सदस्य ग्रेट स्टार किंगडम में दिखाई देगा। वह भी उसी परेड के दौरान जो उस युद्ध की जीत का जश्न मना रही थी जिसमें उसकी जाति का सफाया किया गया था। वह युवक शांत भाव से सैनिकों की ओर बढ़ा। जब लोगों की नजर उसकी पोशाक की पीठ पर पड़ी तो उन्होंने 2 शब्द देखे, रेड किंग और फिर परेड। सन्नाटा छा गया। कुछ नागरिक उस अजीब दृश्य को समझ ही नहीं पा रहे थे, और वे ही सबसे भाग्यशाली थे। आम लोग केवल एक युवक को देख रहे थे, लेकिन सैनिकों को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वे किसी प्राकृतिक आपदा के सामने खड़े हों, एक भावनाहीन विनाशकारी शक्ति जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को मिटा देगी। और फिर परेड, एक युवा सैनिक, उस मानसिक दबाव को सहन नहीं कर पाया जो रेड किंग से निकल रहा था। उसने घबराकर अपनी बंदूक लोड की और गोली चला दी। धड़ाम। गोली चलने के बाद रेड किंग रुक गया। लोगों की उम्मीद के विपरीत गोली ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, नहीं वह उछलकर वापस गई। वह छोटी सी धातु की गोली रेड किंग के सिर से 5 सेंटीमीटर भी कम दूरी पर हवा में स्थिर हो गई। सैनिकों और नागरिकों की हैरान निगाहों के सामने रेड किंग ने उंगलियों से गोली पकड़ ली और वह लाल रोशनी से चमकने लगी। रेड किंग ने उस सैनिक की ओर देखा जिसने गोली चलाई थी और फिर उस गोली को फेंक दिया। धड़ाम। ऐसी आवाज हुई जैसे टैंक ने गोला दाग दिया हो। उस गोली की प्रचंड गतिज ऊर्जा से दर्जनों सैनिक, जिसमें वह गोली चलाने वाला भी शामिल था, टुकड़ों में उड़ गए। आहा! लोग डर के मारे चीखने लगे, लेकिन उनकी चीखें ज्यादा देर नहीं चलीं। रेड किंग ने जमीन पर अपना हाथ पटका और सैकड़ों मीटर तक धरती पर लाल रोशनी फैल गई। वह लाल रोशनी आखिरी चीज थी जिसे उन सैनिकों और नागरिकों ने देखा, क्योंकि अगले ही पल जमीन से नुकीले पत्थर उभरे और सबको मार डाला। उस नरसंहार के बाद भी रेड किंग की आंखों में कोई भावना नहीं थी। वह जानता था कि यह तो बस शुरुआत है। उसने आसमान में उड़ते लड़ाकू विमानों की ओर ध्यान दिया। इसके बाद जो हुआ उसे केवल एक ही तरह से बताया जा सकता है, सैन्य तकनीक बनाम अलौकिक शक्तियां। विस्फोटक, मिसाइलें और उच्च शक्ति वाली गोलियां रेड किंग पर बरसाई गई। जवाब में उसने आग के गोले, बिजली की धाराएं, तूफान, अम्लीय बारिश और अनगिनत अलौकिक शक्तियां छोड़ी। जैसे क्रिम्सन विनाश युद्ध में एक पक्ष के पास दूसरे से कहीं अधिक शक्ति थी, वैसे ही यहां भी विजेता को लेकर कोई संदेह नहीं था। नेप्टूनो, ग्रेट स्टार किंगडम का गौरव।
55 मिलियन आबादी वाला शहर और ग्रह की सबसे शक्तिशाली सेना का केंद्र 15 घंटों से भी कम समय में राख में बदल गया। उस शहर में केवल 2 लोग जीवित थे और दोनों आकाश में खड़े जलते हुए खंडहरों को देख रहे थे। एक के चेहरे पर कोई भावना नहीं थी और दूसरा पूरी तरह टूट चुका था। सनेट द ग्रेट ने वह सब कुछ नष्ट होते देखा जिसे वह अपना मानता था। वह मुश्किल से मोल पा रहा था। उसका शरीर पहले ही हार मान चुका था। वैसे भी इसका कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वह रेड किंग की मजबूत पकड़ में उसकी गर्दन से पकड़ा हुआ हवा में लटका हुआ था। राक्षस। रेड किंग ने उसकी ओर देखा। यह पहला शब्द था स्टार किंग ने पकड़े जाने के बाद बोला था। राक्षस, दानव, नरक से आया हुआ जीव जो मेरे दिव्य राज्य को नष्ट करने आया है। सनेट पूरी ताकत से चिल्लाने लगा। सब कुछ खो देने का सदमा उसे पागल कर चुका था। रेड किंग ने बस सिर हिलाया। रहस्यवाद और परी कथाएं कमजोर और मूर्ख लोगों के औजार, उन चीजों को समझाने के लिए जिन्हें वे समझ नहीं सकते। मेरे जन्म के 3 दिन बाद ही मैं शब्द समझने और अपने आसपास को महसूस करने लगा था। 1 हफ्ते में मैं बोल सकता था और उन्नत गणितीय समस्याएं हल कर सकता था। बेशक मैंने यह सब अपने माता पिता से छुपाया, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे जैसा अस्तित्व आम लोगों में डर पैदा करेगा। मेरे पहले जन्मदिन पर मैंने उस शक्ति को महसूस किया जो इस दुनिया के हर कोने में फैली हुई है। 3 साल की उम्र से पहले ही मैंने उसे इस्तेमाल करना सीख लिया, तत्वीय जादू चलाने और अपने शरीर को मजबूत करने के लिए। सनेट उस शक्ति को समझ नहीं पाया, लेकिन इसका कोई महत्व नहीं था। रेड किंग को जवाब की उम्मीद ही नहीं थी। तुम दानव हो, भगवान तुम्हारे अपवित्र अस्तित्व को दंड देंगे, मेरे लोगों के साथ जो तुमने किया उसके लिए। इन शब्दों से रेड किंग पर कोई असर नहीं पड़ा। उसने फिर सिर हिलाया। तो तुम्हारे हिसाब से क्रिम्सन पीपल के विनाश का आदेश भगवान की इच्छा था, लेकिन तुम्हारे राज्य का विनाश उसकी इच्छा के विरुद्ध है। आह, मैंने सोचा था कि दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति का राजा कुछ बेहतर होगा, लेकिन तुम भी एक और पाखंडी ही निकले। इसके बाद रेड किंग ने कुछ नहीं कहा और सनेट को छोड़ दिया। आह! ग्रेट स्टार किंगडम का स्टार किंग चीखता हुआ नीचे गिरा और जमीन से टकराकर उसकी हर हड्डी चकनाचूर हो गई। अपने 15वें जन्मदिन से 10 दिन पहले रेड किंग ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली ताकत ग्रेट स्टार किंगडम को नष्ट कर दिया, जो क्रिम्सन पीपल के विनाश के लिए जिम्मेदार था। रेड किंग ने टूटे हुए शहर को देखा। वह समझ गया कि वह अब इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली सत्ता बन चुका है, लेकिन यह एहसास उसे खोखला लगा। रात समाप्त हो चुकी थी और सूरज निकल आया था। उस दिव्य प्रकाश की गर्माहट को महसूस करते हुए उसके मन में एक ऐसा लक्ष्य जन्मा जिसने पहली बार उसे सच्चे अर्थों में उत्साहित किया। यह दुनिया मेरे लिए बहुत छोटी है। रेड किंग ने आकाश में फैले विशाल खगोलीय पिंडों की ओर देखा और उसके चेहरे पर एक मुस्कान उभर आई। इमेंड भी, हालांकि वह लड़का खास तौर पर हैंडसम नहीं था, फिर भी उसके चेहरे पर एक कठोर भाव था और उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय की चमक थी। ये सब और उसका सुदृढ़ शरीर उसे काफी आकर्षक बना सकता था, लेकिन जो भी उसे गलियारे से गुजरते देखता वह उसे तिरस्कार की नजर से घूरता। कुछ लोग तो उसकी खिल्ली उड़ाने वाली टिप्पणियां भी करते और आवाज धीमी करने की जहमत तक नहीं उठाते। युवा उन नजरों का आदी था और उन पर ध्यान दिए बिना बाहर निकलने की ओर चलता रहा। दुर्भाग्य से जैसे ही वह जाने वाला था, पीछे से किसी ने चिल्लाकर पुकारा, कैन, क्या तुम अपने पुराने दोस्त को बिना अलविदा कहे जा रहे हो? यह आवाज एक दुबले पतले युवक की थी। उसकी लंबाई 1.5 मीटर भी नहीं थी और उसके चेहरे पर जमी हुई मुस्कान उसे और भी अप्रिय बना रही थी। कैन के साथ किए गए व्यवहार के विपरीत, जब दूसरे छात्रों ने उस दुबले युवक को देखा तो सबके चेहरे पर सम्मान आ गया। कुछ लोग तो झुककर अभिवादन भी करने लगे। कैन की आंखें सिकुड़ गईं जब उसने मुड़कर उस दुबले युवक की ओर देखा। उसने देखा कि उसके साथ 2 लोग और थे और उसकी नजर उस अकेली लड़की पर ठहरकर फिर हट गई। तुम क्या चाहते हो जोनाथन? कैन की आवाज ठंडी थी, जो साफ दिखा रही थी
कि वह उस दुबले युवक के बारे में क्या महसूस करता है। जोनाथन कुछ कह पाता उससे पहले ही उसके साथ आए लोगों में से एक गुस्से से चिल्लाया, लो टियर 1 वेव टैलेंट वाला कचरा। लॉर्ड जोनाथन से इस लहजे में बात करने की हिम्मत कैसे हुई? जो युवक चिल्लाया था उसका शरीर बहुत विशाल था। वह लड़ाई शुरू करने ही वाला था, लेकिन कैन ने उसकी ओर देखा तक नहीं और अपना ध्यान जोनाथन पर ही बनाए रखा। नजरअंदाज किया जाना उस युवक को और भी गुस्सा दिला गया। वह कैन पर झपटने ही वाला था कि जोनाथन ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं, किरोन, लेकिन मुझे कहना पड़ेगा कैन, तुम्हारी ये बेरुखी मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचाती है। हम पिछले साल काफी करीबी थे, इसलिए अब जब स्कूल आखिरकार खत्म हो गया है तो मैं अलविदा कहना चाहता था। जोनाथन के शब्द अच्छे लग सकते थे, लेकिन हर कोई देख सकता था कि उसके चेहरे की मुस्कान और भी जहरीली हो गई थी। वैसे क्या तुम किसी वेव यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने वाले हो? हेल ब्लेजर यूनिवर्सिटी ने मुझे पहले ही स्वीकार कर लिया है। उन्होंने मुझ पर एहसान किया और मुझे सिंथी को साथ लाने की अनुमति भी दे दी। यह कहते हुए जोनाथन ने अपने पास खड़ी लड़की की कमर पकड़ ली और कैन को देखते हुए उसकी आंखों में उपहास भर गया। जोनाथन का स्पर्श महसूस करते ही लड़की खिलखिला दी, लेकिन जब उसने कैन की ओर देखा तो उसकी आंखों में भी वही घृणा झलक रही थी जो बाकी छात्रों की आंखों में थी। कैन की आंखें और संकरी हो गईं। अभी पिछले ही साल ये तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। कैन हमेशा दुबले जोनाथन को दूसरों से बचाता था और सिंथी के साथ उसका रिश्ता सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं था। लेकिन यह सब तब बदल गया जब वे 13 साल के हुए और वेव टैलेंट टेस्ट में शामिल हुए। कैन के विपरीत, जिसने लो टियर 1 स्कोर किया था, जोनाथन ने प्रभावशाली पीक टियर 3 हासिल किया। तुलना के लिए, स्कूल में दूसरा सबसे ऊंचा स्कोर मिडिल टियर 2 था। कैन को विश्वास नहीं था कि सिर्फ एक स्कोर की वजह से उनका रिश्ता बदल जाएगा, लेकिन वह बहुत भोला था। इस निर्दयी दुनिया में जहां मानवता अलौकिक शक्तियों के खिलाफ लगातार युद्ध में थी, कमजोर होना बेकार होने के समान था। जैसे ही जोनाथन को एहसास हुआ कि अब उसे कैन की सुरक्षा की जरूरत नहीं है, उसने अपना असली रंग दिखा दिया। सिर्फ दोस्ती तोड़ना उसके लिए काफी नहीं था। उसने अपने पुराने दोस्त को सताने और पूरे स्कूल को उसके खिलाफ करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कैन कुछ जवाब दे पाता उससे पहले ही किरोन हंस पड़ा और उसे चिढ़ाने का मौका नहीं छोड़ा। हा 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 हा, यंग लॉर्ड, यह कचरा वेव यूनिवर्सिटी में कैसे दाखिल होगा? इसका एक ही रास्ता है, इंपीरियल मिलिट्री फोर्स, और वहां भी यह अपने पिता की तरह बस एक वॉर पप बनकर रह जाएगा। किरोन अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि उसकी आंखें फैल गईं और उसे भयानक खतरे का एहसास हुआ। उसने एक मुक्का अपनी गर्दन की ओर आते देखा और उसे रोकने का कोई तरीका नहीं था। सौभाग्य से उस विशाल युवक के लिए हमले के लगने से पहले ही जोनाथन के शरीर को आसमानी नीली आभा ने ढक लिया। इससे वह ऐसी गति दिखा सका जो किसी सामान्य इंसान के लिए असंभव थी। कैन का मुक्का लगभग किरोन की गर्दन तक पहुंच ही गया था, लेकिन उससे पहले जोनाथन की हथेली उसके सीने से टकराई और इतनी जोर से धकेला कि वह दीवार से जा टकराया। कैन के मुंह से खून निकल आया। उसने चीख नहीं मारी, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था। हुम्फ, बिना किसी उकसावे के मेरे आदमी पर हमला करने की हिम्मत करते हो? मैं एक शक्तिशाली लेवल 2 वेव वॉरियर हूं और तुम सिर्फ कचरा हो। खुद को भाग्यशाली समझो कि मैंने तुम पर नरमी बरती। जोनाथन ने आत्मधर्मी भाव के साथ ये शब्द कहे। हर कोई जानता था कि कैन ने यह सब इसलिए किया क्योंकि किरोन ने उसके पिता का अपमान किया था, लेकिन कोई भी जोनाथन का विरोध करने की हिम्मत नहीं कर सका। सब चुप रहे। मजा ले लेने के बाद जोनाथन सिंथी और किरोन के साथ वहां से चला गया। तीनों हंस रहे थे, लेकिन जाते जाते किरोन ने कैन को एक आखिरी नजर से देखा। उसकी आंखों में कपट भरी चमक थी। कैन को उठने की ताकत जुटाने में लगभग 20 मिनट लगे। उसने मुंह से खून साफ किया और छात्रों की तिरस्कार भरी नजरों के बीच स्कूल से बाहर निकल गया। हर कदम के साथ उसे दर्द हो रहा था, फिर भी उसने सीधा चलने की पूरी कोशिश की। वह जानता था कि जोनाथन की मौजूदगी में हमला बेकार था, लेकिन उसे कोई पछतावा नहीं था।
1 साल से ज्यादा समय की बेइज्जती और बदमाशी ने कैन के इरादे को मजबूत कर दिया था। बहुत सी बातें थीं जिन्हें वह सह सकता था, लेकिन किसी भी हाल में वह अपने पिता का अपमान स्वीकार नहीं कर सकता था, उस व्यक्ति का जिसे वह सबसे ज्यादा सम्मान देता था। ट्रेन स्टेशन की ओर चलते हुए उसने आसपास की इमारतों को देखा। वे न सिर्फ बेहद ऊंची थीं, बल्कि उनमें भविष्यवादी विशेषताएं भी थीं, जो मानवता की अद्भुत तकनीकी प्रगति को दर्शाती थीं। लेकिन कैन उन इमारतों को निहारने के मूड में नहीं था। उसने ट्रेन ली, जो हवा में तैरती थी और जिसे पटरियों की जरूरत नहीं थी। ट्रेन की तेज रफ्तार के बावजूद उसे अपने घर तक पहुंचने में लगभग 1 घंटा लगा। वह उतरने वालों में आखिरी लोगों में से एक था, और फिर 15 मिनट और चलने के बाद उसे अपना घर दिखा। कैन एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता था। स्कूल के पास की भविष्यवादी इमारतों के विपरीत यह इमारत साधारण दिखती थी। बाहर से भले जर्जर लगती हो, लेकिन अंदर सब कुछ बेहद साफ सुथरा था। घर में दाखिल होते ही कैन सीधे एक छोटे से मंदिर की ओर गया, जहां एक आदमी की तस्वीर लगी थी। उस आदमी के बाल काले थे और उसकी हरी आंखों में अटूट संकल्प झलक रहा था। उसने काली सैन्य वर्दी पहन रखी थी। नमस्कार सर। कैन तस्वीर के सामने घुटनों के बल बैठ गया और पूरे 1 मिनट तक सिर झुकाए रहा। फिर गहरी सांस ली। एआई चिप, मेरे शरीर का विश्लेषण करो। इसके तुरंत बाद कैन के दिमाग में एक रोबोटिक आवाज गूंजी, बीप। होस्ट को स्कैन किया जा रहा है। HR स्कैनिंग पूर्ण हुई। नाम कैन लॉरीफर, मोहान। आंकड़े बॉल 2 1। के संख्या गोल। म्यूकार चांद। जीवन शक्ति 9। बाई ओर की नीचे की 2 पसलें टूटी हुई हैं। आंतरिक रक्तस्राव और मांसपेशियों में खिंचाव भी मौजूद है। इस समय होस्ट के जीवन को कोई सीधा खतरा नहीं है। सुझाव: तुरंत चिकित्सकीय सहायता लें। HR पेन द्वारा इस्तेमाल की जा रही एआई चिप कोई खास चीज नहीं थी। सभी बच्चों के दिमाग में बचपन के दौरान ऐसी चिप प्रत्यारोपित की जाती है। ये रोजमर्रा की जिंदगी में बेहद उपयोगी होती है, लेकिन इसकी गणनात्मक क्षमता ज्यादा प्रभावशाली नहीं होती। चिप का सुझाव सुनकर केन ने बस सिर हिला दिया। उसके पास मुश्किल से इतना ही पैसा था कि वह खाना खा सके और किराया दे सके। हालांकि अस्पताल की सुविधाएं उसकी चोटों को कुछ ही मिनटों में ठीक कर सकती थीं, लेकिन वह उनका खर्च नहीं उठा सकता था। युवक एक अलमारी के पास गया और उस पर रखी एक दवा की बोतल उठाई, जिस पर सोल्जर ड्रग्स लिखा हुआ था। कुछ गोलियां खाने के बाद उसके चेहरे के भाव सहज हो गए, क्योंकि उसे दर्द कम होता महसूस हुआ। पिता की सोल्जर ड्रग्स वाकई प्रभावशाली है। वैसे भी इनका मुझ पर इतना अच्छा असर होना स्वाभाविक है, क्योंकि ये दवाएं वे वॉरियर्स के लिए बनी हैं और मैं अभी लेवल 1 में भी प्रवेश नहीं कर पाया हूं। केन ने अपनी प्रतिभा की कमी के बारे में सोचकर आ भरी, लेकिन उन भावनाओं को ज्यादा देर तक अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। जब तक उसकी चोट ठीक नहीं हो जाती, वह ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकता था। ऐसे में वह घर में इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नजर एक छोटी सी किताबों की अलमारी पर पड़ी। उस अलमारी में सिर्फ 3 किताबें थीं, लेकिन तीनों बिल्कुल नई हालत में थीं। एआई चिप ने बहुत पहले ही उनकी जानकारी को डिजिटल रूप में सहेज लिया था। फिर भी केन को असली किताबें पढ़ना पसंद था, क्योंकि उसे यह सुकून देता था। वे 3 किताबें थीं: गॉडस्लेयर मानवता का इतिहास, वेव साधना का परिचय और सैनिक सैन्य नियमावली। केन के पिता ने ये किताबें अपने इंपीरियल मिलिट्री फोर्स के समय में प्राप्त की थीं। भले ही वे बहुत महंगी ना हों, लेकिन एक आम व्यक्ति के लिए उन्हें पाना बेहद मुश्किल था। केन ने पहली किताब उठाई, गॉडस्लेयर मानवता का इतिहास, और उत्साहित मुस्कान के साथ पढ़ना शुरू किया। 10,000 साल से भी पहले मनुष्य एक छोटे से नीले ग्रह पर रहते थे। वही मानवता का जन्मस्थान था, और सैकड़ों हजार वर्षों तक उसने हमें वह सब कुछ दिया जिसकी हमें जरूरत थी। उस ग्रह का असली नाम जानबूझकर समय के साथ भुला दिया गया, और अब उसे केवल पुरानी दुनिया, ओल्ड वर्ल्ड, कहा जाता था। दुर्भाग्यवश मानवता के लालच और आत्मनियंत्रण की कमी के कारण हमने उस पुरानी दुनिया को जहरीला बना दिया और उसे रहने लायक नहीं छोड़ा। जब ग्रह अपने अंत के करीब पहुंच गया, तब मानवता के कई सबसे तेज दिमागों ने तारों में जीवन की राह देखी
और अपने पैतृक घर को छोड़कर नए संसार की तलाश शुरू की। लेकिन एक व्यक्ति, एक पूर्ण प्रतिभाशाली मनुष्य, ने तारों की ओर नहीं देखा। उसने उससे भी ज्यादा साहसी रास्ता चुना। अपनी अपार बुद्धि का उपयोग करते हुए उसने एक नई आयाम डायमेंशन की ओर एक द्वार बना दिया। शुरुआत में मानवता के नेता इस खोज से बेहद प्रसन्न थे। आखिरकार तारों का रास्ता केवल कुछ लोगों को ही बचा सकता था, जबकि वह नया आयाम कहीं अधिक आसानी से पहुंचा जा सकता था। दुर्भाग्य से यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। सैनिकों और वैज्ञानिकों की एक टीम सबसे पहले उस द्वार से गुजरी। उनका मिशन था नए आयाम की जांच करना और यह देखना कि वहां जमीन को रहने योग्य बनाना और पहली मानव बस्ती बसाना कितना कठिन होगा। मानव अभियान के द्वार पार करने के आधे घंटे के भीतर ही एक भयानक राक्षस ने उन पर हमला कर दिया और उन्हें पूरी तरह नष्ट कर दिया। हालात तब और भी बदतर हो गए जब वह राक्षस द्वार को पार कर पुरानी दुनिया में आ गया और तबाही मचा दी। हजारों लोग मारे गए। तब जाकर सेना किसी तरह उस प्राणी को मार पाई। उस घटना के एक दिन के भीतर ही मानवता के नेताओं ने आदेश दिया कि द्वार को बंद कर दिया जाए और उससे जुड़े सारे शोध नष्ट कर दिए जाएं, ताकि फिर कभी ऐसी आपदा न हो। जहां तक उस महान प्रतिभा की बात थी, वह एक नायक से पापी बन गया। कुछ नेता उसे कैद करना चाहते थे, तो कुछ उससे भी कठोर सजा की मांग कर रहे थे। लेकिन उस महान व्यक्ति ने अपने सपने को छोड़ने से इनकार कर दिया। उस भयानक प्राणी में, जो पूरी सेनाओं से लड़ सकता था, उसने केवल जीवन बचाने का रास्ता ही नहीं, बल्कि उससे भी कहीं बड़ा अवसर देखा। इससे पहले कि मानवता के नेता उसे अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल करें, वह स्वयं उस द्वार को पार कर नए आयाम में चला गया। लोगों ने सोचा कि वह पागल हो गया है, और चूंकि उस आयाम में उसके जीवित रहने की कोई संभावना नहीं थी, धीरे धीरे सभी उसे भूल गए। 10 साल बाद, जब पुरानी दुनिया बेहद नाजुक स्थिति में पहुंच चुकी थी और सभ्यता ढहने ही वाली थी, वह महान प्रतिभा वापस लौटा। न केवल वह उस दूसरे आयाम में 10 साल तक उन राक्षसों के बीच जीवित रहा, बल्कि उसने अलौकिक शक्तियां भी प्राप्त कर ली थीं। वह उड़ सकता था, नंगे हाथों से टैंकों को नष्ट कर सकता था, और बमों के धमाकों को बिल्कुल पास से झेलने के बाद भी उसे कोई नुकसान नहीं होता था। उसने पुरानी दुनिया के लोगों को उस शक्ति के बारे में बताया जो नए आयाम में व्याप्त थी, जिसे वेव कहा जाता था। यह एक अद्भुत शक्ति थी जो मानवता को और शक्तिशाली बना सकती थी और जीवन काल को भी बढ़ा सकती थी। नया आयाम खतरों से भरा था, लेकिन वह स्वर्ग भी था। मानवता डर सकती थी, लेकिन अगर हमारी असली प्रकृति को एक शब्द में बताया जाए, तो वह था लालच। एक ऐसा संसार जहां अलौकिक शक्तियां मिल सकती थीं और अमरता पाने का अवसर भी था। जनता तुरंत उस महान प्रतिभा के समर्थन में खड़ी हो गई। लेकिन जल्द ही परिस्थितियां जटिल हो गईं। मानवता के नेताओं ने उस आयाम के खतरों को देखा। वे ऐसे लोगों को कैसे नियंत्रित कर सकते थे जिनके पास इतनी शक्ति थी कि वे उनकी सेनाओं को नष्ट कर सकें। उन्होंने कठोर कानून लागू कर दिए ताकि केवल उनके भरोसेमंद लोग ही सबसे पहले उस नए आयाम का लाभ उठा सके। ये फैसले मानवता को नुकसान पहुंचाते थे, लेकिन राजनेताओं और नेताओं को फायदा देते थे, इसलिए उन्होंने बिना हिचक यही रास्ता चुना। दुर्भाग्य से वे यह समझने में असफल रहे कि लौटने के बाद वह महान प्रतिभा कितना बदल चुका था। जब उसने नेताओं की योजनाएं देखी, तो उसने तेजी से और बिना किसी दया के कार्रवाई की। 1 हफ्ते से भी कम समय में हजारों लोग मारे गए और पूरी मानवता उसके नियंत्रण में आ गई। उस नरसंहार ने उस व्यक्ति को मानवता का सम्राट बना दिया। पी रणनीतिकार, सेनापति और सैनिक नए विश्व के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गए। राजनेता और उनके जैसे लोगों को समझ आ गया कि जनता को भड़काने का कोई अर्थ नहीं रह गया था, जब एक ही व्यक्ति एक बार में उन सभी को मार सकता था। लगभग 1 वर्ष तक प्रतिभाओं को निखारने और लोगों को नए विश्व तथा वेव की मूल बातें सिखाने के बाद, मानवता के सम्राट ने मानव जाति को उनके पैतृक घर से बाहर निकालकर एक नए संसार में ले गए।
मानवता के सम्राट की सुरक्षा और वेव में निपुण सैनिकों के उदय के कारण मानव जाति ने इस नए विश्व में अपनी पकड़ बना ली। नए विश्व की पहली बड़ी चुनौती विज्ञान को लेकर थी, क्योंकि इस संसार के भौतिक नियम पुराने विश्व से अलग थे, जिससे पुरानी तकनीक बेकार हो गई थी। फिर भी मानवता ने हार नहीं मानी। हमारे क्षेत्र फैलते गए और जो प्राणी कभी अजय राक्षस थे वे अब केवल भोजन बनकर रह गए। पी पुराने विश्व को छोड़े हुए 76 वर्ष बीत चुके थे जब मानवता को दो अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हुई। पहली यह कि इस नए विश्व का नाम एथर था और हम वर्तमान में गया महाद्वीप कॉन्टिनेंट में थे। इस संसार का वास्तविक आकार आज भी चर्चा का विषय था, लेकिन गया महाद्वीप पुराने विश्व से 1000 गुना बड़ा था। दूसरी जानकारी यह थी कि यहां अन्य बुद्धिमान जातियां भी थीं, जो मनुष्यों जितनी ही समझदार थीं और वेव को कहीं अधिक उच्च स्तर तक साध चुकी थीं। इन नई जातियों से मिलने के तुरंत बाद एक रक्तरंजित युद्ध छिड़ गया। यद्यपि मानवता शक्तिशाली थी, फिर भी हम अभी बहुत युवा थे। हमारी शक्ति की कमी और शत्रुओं की निर्मम हत्या ने मानवता को विलुप्ति के कगार पर पहुंचा दिया। हमने उन्हें डार्क रेसेस कहा, और जिन नेताओं ने मानवता को इस स्थिति में धकेला उन्हें देवता गॉड्स कहा गया। पुराने विश्व के देवताओं के विपरीत डार्क रेस के देवता कोई अमूर्त या काल्पनिक अस्तित्व नहीं थे, जिन्हें कोई देख या छू न सके। वे अलौकिक जीवन रूप थे, जिनमें पर्वत श्रृंखलाओं को चकनाचूर करने और महासागरों को जला देने की शक्ति थी। जब सब कुछ समाप्त होता हुआ प्रतीत हुआ, तब मानवता ने वही किया जो वह सबसे बेहतर जानती थी। हमने विनाश किया। हम लगभग 100 वर्षों के शोध के बाद मानवता ने पुराने विश्व के सबसे घातक हथियारों में से एक को नए विश्व में काम करने योग्य बना लिया। उस हथियार का नाम था एच बॉम्ब्स। एक परमाणु हथियार ऐसा विस्फोट उत्पन्न कर सकता है जिसकी गर्मी पुराने विश्व के सूर्य के केंद्र से 100 गुना अधिक होती है, और एच बम उससे भी 1000 गुना अधिक घातक थे। पेड मानवता के सम्राट और उनके सबसे विश्वसनीय सेनापतियों ने देवताओं को छल करके मानव क्षेत्रों की ओर कूच करने पर मजबूर कर दिया। पेड जब डार्क रेस की सेनाएं और उनके देवता मानवता के क्षेत्रों के केंद्र तक पहुंचे, तो वहां उन्हें केवल वीरान भूमि मिली। पेड और 1000 एच बम। पेड रात का समय था, लेकिन उन एच बमों के विस्फोट ने 15 मिनट तक पूरे आकाश को प्रकाशमान कर दिया। ऐसा विस्फोट पुराने विश्व को पूरी तरह नष्ट कर देता, लेकिन एथर ने इसे बिना किसी समस्या के सहा लिया। डार्क रेस के लाखों योद्धा मारे गए और साथ ही बड़ी संख्या में देवता भी नष्ट हो गए। जो देवता जीवित बचे वे भी भयानक घावों के बिना नहीं बचे। मानवता के सम्राट जानते थे कि एच बमों की यह चाल विजय नहीं थी, बल्कि केवल शक्ति बढ़ाने के लिए मिला हुआ समय था। मानवता छिप गई और धीरे धीरे अपनी शक्ति बढ़ाने लगी, जबकि डार्क रेस अपने घाव भरते रहे। 500 वर्षों तक शांति बनी रही, जब तक कि एक नया युद्ध नहीं छिड़ गया। लेकिन इस बार युद्ध की शुरुआत डार्क रेस ने नहीं, बल्कि मानवता ने की। हम छिपने से बाहर आए और डार्क रेस की ओर कूच किया। मानव योद्धा उनके समकक्षों से मुकाबला कर सकते थे, लेकिन देवताओं के सामने वे कुछ भी नहीं थे। फिर भी जहां डार्क रेस के पास उनके देवता थे, वहीं मानवता को अपने आध्यात्मिक नेता प्राप्त हुए, टाइटन्स। और सभी टाइटन्स में प्रथम और सबसे शक्तिशाली कोई और नहीं, बल्कि स्वयं मानवता के सम्राट थे। युद्ध अत्यंत क्रूर और रक्तरंजित था। सैकड़ों मिलियन लोग मारे गए, लेकिन लगभग 1000 वर्षों के संघर्ष के बाद मानवता ने डार्क रेस को खदेड़ दिया और गाया महाद्वीप पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया। उस युद्ध को सर्वोच्चता का युद्ध, वॉर ऑफ सुप्रीमेसी कहा गया, और उसी ने मानवता को देवहंता मानवता, गॉड स्लेयर ह्यूमनकाइंड के रूप में स्थापित किया। कैन के हृदय में हर बार यह पुस्तक पढ़ते समय उत्साह दौड़ जाता था। वह युग भले ही रक्तरंजित था, लेकिन वह किंवदंतियों और मिथकों का समय भी था। उसने पुस्तक बंद की और पीछे लिखे शब्दों को पढ़ा, जो देवहंता मानवता का आदर्श वाक्य था, और जिससे उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। हम अलौकिक को समझ सकते हैं, हम अलौकिक पर शासन कर सकते हैं, हम अलौकिक को मार सकते हैं।
एडम, मानवता के सम्राट, प्रथम टाइटन। कैन ने पुस्तक को वापस शेल्फ में रखा और इंट्रोडक्शन टू वेव कल्टीवेशन निकाल ली। देवहंता मानवता में शक्ति का सबसे बुनियादी मार्ग, जिसे लगभग सभी अपनाते थे, वेव साधना था। इसमें निचले पेट में स्थित एक पवित्र अंग होता था जिसे एवोल्यूशन कोर कहा जाता था। अब 5 वेव प्राकृतिक अवस्था में वेव को लाइफ वेव कहा जाता है। इसे एसेंस वेव में परिवर्तित हो जाती है। जितनी तेजी से कोई लाइफ वेव को अपने एवोल्यूशन कोर में खींच सकता था, उसकी प्रतिभा उतनी ही अधिक मानी जाती थी। कैन जैसे व्यक्ति को, जिसकी वेव प्रतिभा लो टियर 1 थी, एक लेवल 1 वेव योद्धा बनने में 10 वर्ष लगते, जबकि जोनाथन जैसे उच्च प्रतिभा वाले लोगों को केवल कुछ महीने। वेव प्रतिभा बढ़ाने के तरीके मौजूद थे, लेकिन बिना पृष्ठभूमि और अपार धन के उन्हें प्राप्त करना असंभव था। कैन ने लगभग 1 घंटे तक पुस्तक पढ़ी और तभी रुका जब उसे महसूस हुआ कि दर्द अंततः कम हो गया है। यद्यपि उसके शरीर में अभी भी कुछ क्षति थी, लेकिन वह अपने आप ठीक हो जाएगी और उसके प्रशिक्षण में बाधा नहीं बनेगी। घर से निकलने से पहले उस युवक ने कुछ खाया और छोटे से वेदी के सामने अंतिम बार झुककर प्रणाम किया। फिर वह पूरी गति से अपने स्थान से अधिक दूर न स्थित एक छोटे जंगल की ओर दौड़ पड़ा। कैन अपने प्रशिक्षण में इतना मग्न था कि देख रही 2 आंखों को महसूस ही नहीं कर पाया। 1 और घंटा ऐसे ही बीत गया और फिर उस युवक ने मार्शल आर्ट्स की कई चालें की। शारीरिक व्यायाम से मिलने वाला सुधार वेव कल्टीवेशन की तुलना में कुछ भी नहीं था, लेकिन कैन जानता था कि बेहतरीन शारीरिक स्थिति में होना शरीर को लाइफ वेव तेजी से खींचने में मदद करता है। भले ही यह मदद बहुत मामूली थी, लेकिन कैन जैसे व्यक्ति के लिए यही एकमात्र तरीका था जिस तक उसकी पहुंच थी। अपने अंतिम प्रशिक्षण के लिए कैन ने बाजू और पैर के गार्ड पहने, एक बड़े पेड़ के सामने मार्शल मुद्रा अपनाई और उस पर वार करने लगा। कैन के हमले सटीक थे और उनमें गजब का नियंत्रण था, जो यह साबित करता था कि वह अपने प्रशिक्षण के प्रति कितना मेहनती था। इन वारों ने कैन के शरीर पर भारी दबाव डाला, जिससे उसकी पसलियों में तेज दर्द उभर आया, वहीं जहां जोनाथन ने उसे मुक्का मारा था। लेकिन उस दर्द ने उसे और ज्यादा ताकत से वार करने पर मजबूर कर दिया। जितना तेज उसकी पसलियों का दर्द बढ़ता गया, उतनी ही ज्यादा ताकत कैन अपने घूंसे में डालता गया। वह तभी रुका जब उसे अपने बाजू के गार्ड से खून रिसता हुआ महसूस हुआ। कम बखत, कैन ने पूरी ताकत से चिल्लाया, जैसे कि अंततः उसके भीतर जमा सारा गुस्सा बाहर निकल आया हो। मैं इतनी मेहनत से ट्रेनिंग करता हूं, फिर भी मुझे इतना कमजोर क्यों होना पड़ता है? वह भले ही बाहर से शांत दिखने की कोशिश करता हो और अपने साथ होने वाली बदमाशी को नजरअंदाज करता हो, लेकिन कैन अभी भी सिर्फ 14 साल का ही था। वह यह कैसे स्वीकार कर सकता था कि इतनी मेहनत के बावजूद वह कभी सफल नहीं हो पाएगा? गुस्सा और हताशा उसके भीतर जल रही थी, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय झलक रहा था। चाहे आगे का रास्ता कितना ही कठिन क्यों न हो, वह हार नहीं मानेगा। कैन ने अपने उफनते दिल को शांत करने के लिए गहरी सांस ली ही थी कि अचानक उसे घोर विनाश की अनुभूति हुई। उसने समय रहते जमीन पर छलांग लगा दी और एक भाले से बच गया। कैन ने देखा कि वह भाला उसी पेड़ को भेद चुका था जिसे वह मार रहा था। यह सोचकर कि अगर वह एक पल भी देर करता तो क्या होता, उसकी पीठ से ठंडा पसीना बह निकला। कमबख्त साइनन, लगता है कि कूड़े के पास भी अच्छे इंस्टिंक्ट्स होते हैं। ये शब्द सुनते ही कैन की आंखें सिकुड़ गईं। वो खड़ा हुआ और पीछे मुड़कर देखा। एक भारी भरकम युवक उसकी ओर बढ़ रहा था। वह हमलावर कोई और नहीं बल्कि वही युवक था जो सुबह स्कूल में जोनाथन के साथ था। किरोन, तुम समझते क्या हो कि कर क्या रहे हो? कैन की आवाज गुस्से से कांप रही थी। अगर वह भाला 1 सेकंड भी देर से बचाता तो उसकी जान चली जाती। साफ नहीं है, मैं तुम्हें सबक सिखाने आया हूं। कचरे जैसे लोग मुझे अपमानित करें और मैं कुछ ना करूं, ऐसा कैसे हो सकता है? किरोन ने इतने आराम से यह बात कही जैसे कैन की जिंदगी की कोई कीमत ही न हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे बस मार दोगे और तुम्हें कुछ नहीं होगा? भले ही गॉड स्लेयर ह्यूमन काइंड एम्पायर में ताकत को सबसे ऊपर माना जाता हो, फिर भी समाज में नियम और कायदे मौजूद थे। अगर ऐसा न होता
वो सभ्यता कब की खत्म हो चुकी होती। हा हा हा, अगर कोई अनाथ कचरा गायब हो जाए तो कौन नोटिस करेगा। वैसे भी यहां क्या हुआ ये किसी को पता नहीं चलेगा। ये कहते हुए किरण की मुस्कान और चौड़ी हो गई। उसने अपनी जेब से एक काला धातु का गोला निकाला। उस गोले को देखकर कैन को बुरा एहसास हुआ और जब उसने एआई चिप से अधिकारियों को बुलाने की कोशिश की तो उसे किसी तरह के हस्तक्षेप का सामना करना पड़ा। वह गोला जरूर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रहा है जो बाहर जाने वाले सिग्नल्स को रोक रहा है। खतरे में होने के बावजूद कैन शांत बना रहा, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने उसे पूरी तरह चौंका दिया, क्योंकि इसका मतलब था कि उसका खतरा कई गुना बढ़ गया था। किरण के निचले पेट से असामान्य नीली आभा निकली और जल्द ही उसके पूरे शरीर को ढक लिया। ये वैसी ही आभा थी जैसी जोनाथन ने अपने शरीर को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल की थी, लेकिन उससे कहीं कमजोर। कैन ने मुट्ठी भींच ली, क्योंकि इसका मतलब था कि किरण एक लेवल 1 वेव वॉरियर था। कैन ने, मेरी वेव क्लो कैसी लगी? अब जब यह सक्रिय है तो तुम्हारी छोटी मोटी चालें बेकार हैं। इतना कहते ही किरण ने कैन की ओर झपट्टा मारा और 40 मीटर से ज्यादा की दूरी महज 4 सेकंड में तय कर ली। भयानक खतरे में होने के बावजूद कैन ने डर को अपने फैसले पर हावी नहीं होने दिया। पीछे मुड़कर भागना सीधी आत्महत्या के बराबर होता, क्योंकि वह कभी भी एक लेवल 1 वेव वॉरियर से बच नहीं सकता था। कैन ने उन 4 सेकंड्स का इस्तेमाल अपने दिल को शांत करने और अगली चाल का विश्लेषण करने में किया। आखिरी पल में उसने अपनी पीठ पेड़ से लगा ली और सिर की ओर आने वाले वार से बच गया। किरण के मुक्के से पेड़ कांप उठा और लकड़ी के टुकड़े चारों ओर उड़ गए, जिससे उसकी नजर कुछ पलों के लिए बाधित हो गई। उसी समय उसे अपनी कनपटी पर एक मुक्का लगते हुए महसूस हुआ। वेव क्लोक की सुरक्षा के कारण किरण को बस हल्का सा चक्कर आया, लेकिन हालात और बिगड़ गए जब उसके दाहिने घुटने पर एक किक लगी और तेज दर्द उठा। कैन जानता था कि उसके पास इतनी कच्ची ताकत नहीं थी कि वह किरण की वेव क्लोक को तोड़ सके, इसलिए उसने शरीर के उन बिंदुओं को निशाना बनाया जहां थोड़ी सी ताकत भी किसी की लड़ने की क्षमता को कम कर सकती थी। हालांकि नया नया लेवल 1 वेव वॉरियर बने लोग अलौकिक ताकत रखते थे, लेकिन वह सिर्फ तब तक था जब तक उनकी वेव क्लोक सक्रिय रहती थी। जैसे ही उनकी एसेंस वेव खत्म होती और वे क्लोक को प्रोजेक्ट नहीं कर पाते, वे एक सामान्य इंसान से ज्यादा अलग नहीं रहते। घुटने पर वार करने के तुरंत बाद कैन पीछे हट गया और सीने पर आने वाले अचानक वार से बच गया। फिर उसने अपने विरोधी के जबड़े पर लात मारी। उस लात से किरण की इंद्रियां फिर से कमजोर पड़ने लगी और उसके दिल में गुस्सा भर गया। अगर वेव क्लोक न होती तो ये वार उसे अक्षम करने के लिए काफी थे। किरण जैसे आत्ममुग्ध व्यक्ति के लिए यह स्वीकार करना असंभव था कि उसकी मार्शल आर्ट्स उस इंसान से कमजोर थीं जिसे वह सिर्फ कचरा समझता था। फकिंग ट्रैश, किरण गर्जा। उसके चेहरे से वह घमंडी मुस्कान पूरी तरह गायब हो चुकी थी। वह पागलपन की तरह हमला करने लगा, एक के बाद एक वार करता हुआ, एक के बाद एक वार करता हुआ। कैन और किरण 5 मिनट से भी ज्यादा समय तक लड़े और दोनों अपनी अपनी सीमा तक पहुंच गए। पहले वाले ने 100 से अधिक वार किए थे, जबकि दूसरे ने एक भी नहीं। फिर भी किसी के शरीर पर कोई साफ चोट नजर नहीं आ रही थी। यही बताने के लिए काफी था कि लेवल 1 वेव वॉरियर कितना शक्तिशाली होता है। आखिरकार किरण की वेव क्लोक डगमगाने लगी और अस्थिर होने के संकेत दिखाने लगी, जिसका मतलब था कि उसकी एसेंस वेव लगभग खत्म होने वाली थी। कैन की आंखें संकरी हो गईं और जब वह एक गूंसे से बचने के लिए जमीन की ओर झुका तो उसने उस मौके का फायदा उठाकर कुछ उठा लिया। किरण जानता था कि उसके पास बहुत कम एसेंस वेव बची है, इसलिए वह एक उन्मत्त जानवर की तरह दोनों बाजू फैलाकर कैन की ओर झपटा। ऐसा हमला बहुत बड़ा दायरा घेरता था और कैन के लिए उससे बचना लगभग असंभव था। लेकिन इसने किरण को पूरी तरह खुला भी छोड़ दिया और कैन ने इसका पूरा फायदा उठाने में कोई हिचक नहीं दिखाई। ऊंचाई, कैन ने किरण की दाहिनी आंख को और मुक्का मारा और उसकी उंगलियों के बीच एक नुकीला पत्थर छिपा हुआ था। अगर वेव क्लोक पूरी ताकत में होती तो शायद वह पत्थर ऊतक को भेदने में कठिनाई महसूस करता, लेकिन किरण की थकान के कारण वह बहुत गहराई तक धंस गया। भयानक दर्द के कारण किरण चीख पड़ा, लेकिन उसके शरीर की भयानक गति फिर भी बनी रही।
और उसने कैन को सीधा सीने पर आकर टक्कर मारी। कैन को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी कार ने उसे कुचल दिया हो। उस टक्कर ने उसे उड़ाकर दूर फेंक दिया और उसके मुंह से खून निकलने लगा। आह, मेरी आंख! किरोन चिल्लाता रहा। उसकी नजर लालिमा से भर गई थी। आखिरकार वह अपनी सीमा पर पहुंच गया और उसकी वेव क्लोक गायब हो गई, जिससे उसे लगने लगा कि वह किसी भी पल बेहोश हो जाएगा। फिर भी किरोन का गुस्सा उसे होश में रखे हुए था। उसने कैन की ओर देखा, जो जमीन पर आंखें बंद किए पड़ा था, शायद अंदरूनी चोटों के कारण बेहोश। मैं तुम्हें मार डालूंगा, किरोन दहाड़ा और दोनों हाथों से उसकी गर्दन की ओर बढ़ते हुए कैन पर झपट पड़ा। जैसे ही किरोन उसे गला घोंटने वाला था, कैन ने आंखें खोलीं, अपनी कमर उठाई और अपने पैरों को दुश्मन की गर्दन के चारों ओर लपेट लिया। किरोन को संभलने का मौका मिलने से पहले ही कैन ने उसका एक हाथ पकड़ा और उसे मरोड़ दिया, यहां तक कि वह टूट गया। किरोन फिर चीखा, लेकिन गर्दन पर पड़े दबाव के कारण उसकी आवाज में ताकत नहीं थी। थकान और दर्द, साथ ही कैन के पैरों के कारण रक्त प्रवाह रुक जाने से वह कुछ ही सेकंड में बेहोश हो गया। कैन ने ट्रायंगल चोक तभी खोला जब उसने देखा कि ऑक्सीजन की कमी से किरोन का चेहरा नीला पड़ चुका है। सिर्फ सांस लेना भी दर्दनाक था और उसने जो भयानक अंदरूनी चोटें झेली थीं, उनके कारण उसके मुंह में खून भर गया था। इसके बावजूद कैन के चेहरे पर मुस्कान आ गई जब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या कर दिखाया है। उसने एक लेवल 1 वेव वॉरियर को हरा दिया था। लगभग आधे घंटे बाद कैन ने पास के एक पेड़ का सहारा लेकर उठने की ताकत जुटाई। उसने किरोन के कपड़ों की तलाशी ली और वह छोटी धातु की गेंद निकाल ली जो उसके एआई चिप के सिग्नल को जाम कर रही थी। कैन उस धातु की गेंद को बंद करने ही वाला था ताकि वह अधिकारियों को बुला सके, तभी वह ठिठक गया। अगर मैं उन्हें बुलाता हूं तो अधिकारी हमारी गवाहियां लेंगे, लेकिन उसके बाद क्या? कैन को धीरे धीरे एहसास हुआ वह किरोन के हमले की शिकायत कर सकता था, लेकिन यह एक वेव वॉरियर के शब्दों के खिलाफ उसके शब्द ही होते। उसे समर्थन देने वाला कोई नहीं था और किरोन को उससे भी ज्यादा गंभीर चोटें आई थीं। उसकी दाहिनी आंख जा चुकी थी। बेशक अगर कोई लड़ाई की परिस्थितियों का विश्लेषण करे तो यह समझना मुश्किल नहीं होगा कि पहला हमला किसने किया था, लेकिन अधिकारी ऐसा क्यों करेंगे? कौन कैन का साथ देगा? एक अनाथ, बिना किसी पृष्ठभूमि और शून्य प्रतिभा वाले लड़के का, एक लेवल 1 वेव वॉरियर के खिलाफ। और सच, कैन बच्चा नहीं था और जानता था कि ताकत के बिना सच का कोई मतलब नहीं होता। मामला और भी खतरनाक मोड़ ले सकता था, जहां अधिकारी किरोन को पीड़ित मानकर उसी पर मुकदमा चला देते। किरोन की करार सुनकर कैन कांप उठा। समय तेजी से निकल रहा था और उसे फैसला लेना था। अपने भीतर कैन जानता था कि उसे कौन सा रास्ता चुनना है, लेकिन उसकी नैतिकता उसे पीछे खींच रही थी। जब वह दुविधा में था, उसे सैनिक सैन्य नियमावली की पहली पंक्ति याद आ गई। उसी पल वह कांपना बंद हो गया और उसके सारे संदेह मिट गए। दुश्मन पर दया करना खुद पर क्रूर होना है। किरोन को होश आया और उसने जो पहला दृश्य देखा वह उसके चेहरे की ओर आती एक लात थी। उस लात ने उसकी आंख में फंसे पत्थर को और अंदर धकेल दिया, सीधे उसके दिमाग तक। युवक कुछ सेकंड तक तड़पता रहा, फिर उसका मस्तिष्क काम करना बंद कर गया और उसकी मृत्यु हो गई। कैन तेज तेज सांस लेने लगा जब उसने अपने पैरों के पास पड़ी लाश को देखा, लेकिन इससे पहले कि वह सब कुछ समझ आता, उसके दिमाग में एक आवाज गूंज उठी। बधाई हो मानव, तुमने शर्तें पूरी कर ली हैं और एब्सोल्यूट लाइफ फॉर्म सिस्टम के वेसल बनने के योग्य हो। अपने सिर में आई इस नई आवाज से कैन चौंक गया। ये एआई चिप की रोबोटिक आवाज जैसी थी, लेकिन कुछ उसे बता रहा था कि ये बिल्कुल अलग है। दुर्भाग्य से कोई सवाल पूछने से पहले ही भयानक दर्द ने उसे जकड़ लिया जब उसे महसूस हुआ कि उसकी एआई चिप पिघलकर उसके दिमाग के भीतर किसी चीज से जुड़ रही है। दर्द इतना असहनीय था कि वह जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। पे हाँ, मैंने उसे मारा। यह याद आते ही युवक कांपने लगा कि अब वह एक हत्यारा बन चुका है। लेकिन बेहोश होने से पहले कुछ और भी हुआ था। क्या वह आवाज सिर्फ एक भ्रम थी? बिल्कुल भी भ्रम नहीं बच्चे। वह आवाज सुनते ही कैन लगभग उछल पड़ा। यह एक पुरुष की आवाज थी,
सुनने में युवा, लेकिन उसमें प्राचीनता का एक गहरा एहसास था। एआई चिप की आवाज की तरह। वह आवाज उसके कानों तक पहुंचती हुई लगी, मगर असल में वह उसके दिमाग के भीतर से आ रही थी और उसे सिर्फ केन ही सुन सकता था। पे पे बू। मोई। केन ने मुंह खोला और बोलने ही वाला था, लेकिन आखिरी पल में रुक गया। उसकी आंखों में एक अर्थपूर्ण चमक आई और वह चुप रहा। तुम मेरे मन को पढ़ सकते हो। यह विचार उसके मन में उभरा। यह सवाल नहीं बल्कि एक घोषणा थी। बच्चे, तुम दिखते से ज्यादा समझदार हो। हाँ, मैं तुम्हारे विचार पढ़ सकता हूं। वैसे भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हारे जैसे बच्चे के लिए मुझे धोखा देना या मुझसे कुछ छिपाना असंभव है। उस आवाज में पूर्ण निश्चितता थी, न घमंड न दिखावा, बस एक तथ्य। तुम्हारे अंतहीन सवालों की बौछार शुरू करने से पहले मैं समझा देता हूं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। केन को उस आदमी का हुक्म चलाने वाला लहजा खास पसंद नहीं आया, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था, और सवालों से भरा होने के कारण वह ध्यान से सुनने लगा। सबसे पहले, एब्सोल्यूट लाइफ फॉर्म सिस्टम के पात्र वेसल बनने पर बधाई। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इस सिस्टम का लक्ष्य तुम्हें इस दुनिया के सर्वोच्च शिखर तक पहुंचाना है। जहां तक मेरी बात है, मैं एब्सोल्यूट लाइफ फॉर्म सिस्टम की आत्मा हूं। तुम मुझे एपेक्स कह सकते हो। मेरा मिशन तुम्हारा मार्गदर्शन करना और यह परखना है कि तुम इस सिस्टम के पात्र बनने योग्य हो या नहीं। सामान्यतः मैं सिस्टम को सीधे तुम्हारी आत्मा में मिला देता, लेकिन तुम्हारे पास एक एआई चिप था, इसलिए मैंने एक अलग रास्ता अपनाया। पहले मैंने एआई चिप के साथ विलय किया, उसे आत्मसात किया और एआई चिप मॉड्यूल बनाया। फिर तुम्हारी आत्मा में प्रवेश किया। अब एब्सोल्यूट लाइफ फॉर्म सिस्टम के माध्यम से तुम एआई चिप के सभी फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन अब वे बेहतर हैं और तुम्हारी आत्मा मजबूत होने के साथ साथ लगातार विकसित होते रहेंगे। तुम्हारे होश में आने का इंतजार करते हुए मैंने एआई चिप मॉड्यूल का उपयोग करके गॉड स्लेयर ह्यूमनकाइंड एम्पायर के डिजिटल नेटवर्क तक पहुंच बनाई। मैं केवल सतह को ही छू पाया, लेकिन जो डेटा मैंने इकट्ठा किया उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। जहां तक तुम्हारे घावों की बात है, मैंने अपने साथ लाई गई थोड़ी सी ऊर्जा का उपयोग करके उन्हें ठीक कर दिया। यह था मेरा परिचय बच्चे। अब तुम 3 सवाल पूछ सकते हो, और चाहे उनमें कितने भी गहरे रहस्य क्यों न छिपे हो, मैं उनका जवाब दूंगा। कोई और होता तो ऐसी अलौकिक प्रणाली पाने पर बेहद उत्साहित हो जाता, जो उसे कार्प मछली से ड्रैगन बना सकती थी। लेकिन केन ने गहरी सांस ली और अपनी भावनाओं को काबू में रखा। केन किरॉन की लाश से दूर चला गया और ध्यान की मुद्रा में बैठ गया। वह लगभग आधे घंटे तक वैसे ही रहा, लेकिन एपेक्स को कोई जल्दबाजी नहीं थी। मुझे एब्सोल्यूट लाइफ फॉर्म सिस्टम का पात्र क्यों चुना गया? और अगर तुम मुझे अयोग्य समझो तो मेरे साथ क्या होगा? इस दुनिया की क्रूरता ने केन को सिखा दिया था कि मुफ्त का भोजन जैसी कोई चीज नहीं होती। हर किसी का अपना एजेंडा होता है। एपेक्स ने उसे इंतजार नहीं कराया और तुरंत जवाब दिया। तकनीकी रूप से यह 2 सवाल हैं, लेकिन चूंकि दोनों एक ही विषय से जुड़े हैं, मैं इन्हें एक ही मान लेता हूं। पहली बात, सिस्टम ने तुम्हें पात्र इसलिए चुना क्योंकि तुम मानदंडों पर खरे उतरते थे। तुम्हारे पास विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के लिए मजबूत और दृढ़ इच्छा शक्ति है, और जरूरत पड़ने पर कठोर निर्णय लेने के लिए निर्दयी दिल भी। यह सुनते ही केन की भौहें तन गई। वह अपनी काबिलियत को कम नहीं आंकता था और जानता था कि उसकी इच्छा शक्ति एक 14 साल के लड़के के लिए असाधारण है। लेकिन अगर बस यही शर्त होती, तो ऐसे हजारों लोग और भी हो सकते थे। एपेक्स ने केन के मन के संदेह को भांप लिया, और आगे जो उसने कहा उससे बात साफ हो गई। और सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम एक रीइंकार्नेटर हो। इससे इटर्नल रिवर ऑफ द आफ्टरलाइफ के साथ तुम्हारा संबंध त्रुटिपूर्ण हो जाता है, जिससे एब्सोल्यूट लाइफ फॉर्म सिस्टम काम कर पाता है। यह सुनते ही केन के चेहरे पर गहरा अविश्वास छा गया। रीइंकार्नेटर? ओह, समझ गया। तुम्हारी यादें अभी जागृत नहीं हुई हैं। हाँ, तुम एक रीइंकार्नेटर हो, एक अनोखी आत्मा जिसने इटर्नल रिवर ऑफ द आफ्टरलाइफ की शुद्धि का विरोध किया। यही कारण है कि इतनी कम उम्र में भी तुम्हारी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत और तुम्हारा मन इतना तेज है। एपेक्स ने केन को यह बात पचाने का समय दिया, फिर आगे बोला।
मुझे लगता है कि तुमने बहुत छोटी उम्र से अलग अलग दुनियाओं या युगों के बेहद जीवंत सपने देखे होंगे। यह सुनकर केन ने अनायास सिर हिला दिया। उसने ऐसे सपने देखे थे, लेकिन वे हमेशा बहुत दूर दराज से लगते थे और उन्हें साफ साफ याद रखना मुश्किल होता था। उन सपनों की सबसे स्पष्ट याद एक नष्ट हुआ शहर और उसके चेहरे पर पड़ती धूप की किरणें थीं। बाकी सब धुंधला था। तुम्हारे पिछले जीवन की यादें अंततः लौट आएंगी, लेकिन यह अच्छा होगा या नहीं यह कहना मुश्किल है। जो तुम देखोगे वह तुम्हें पसंद भी ना आए। केन की आंखें सिकुड़ गईं। रीइंकार्नेटर होना सुनने में तो अच्छा था, लेकिन अगर उसका मन अपने अतीत की अंधेरी सच्चाइयों को सह न सका तो। एपेक्स ने फिर से केन को सोचने का समय दिया और फिर मूल सवाल का जवाब पूरा किया। जहां तक इस बात का सवाल है कि अगर मैं तुम्हें अयोग्य पाऊं तो क्या होगा, वह भी सरल है। मैं एब्सोल्यूट लाइफ फॉर्म सिस्टम को आदेश दूंगा कि वह तुम्हारे अस्तित्व को निगल ले और किसी नए पात्र की तलाश करे। विज्ञापन। एपेक्स के अनुसार एब्सोल्यूट लाइफ फॉर्म सिस्टम का उद्देश्य उसे मजबूत बनाना था, जबकि सिस्टम स्पिरिट का उद्देश्य वेसल की योग्यता को परखना था। लेकिन केन जानता था कि यह जरूरी नहीं कि यही इसके निर्माता का असली उद्देश्य हो। खेत में मुर्गियों को खाना देने का उद्देश्य उन्हें खिलाना होता है, लेकिन किसान ऐसा दया के कारण नहीं करता। ब्रह्मांड ने मुझे बनाया है और मेरा लक्ष्य एक पूर्ण योद्धा को तैयार करना है जो एक दिन सही और न्याय के पक्ष में खड़ा हो। एपेक्स का उत्तर सुनकर केन की आंखें सिकुड़ गईं और वह तुरंत समझ गया कि इसमें कुछ न कुछ खोट है। सिस्टम स्पिरिट ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया था उनमें से कुछ केन को समझ नहीं आए, लेकिन एपेक्स ने इटर्नल रिवर ऑफ द आफ्टरलाइफ नाम की किसी चीज और यह भी कहा कि सिस्टम एक दोष की वजह से काम करता है। अगर ब्रह्मांड ने ही एब्सोल्यूट लाइफ फॉर्म सिस्टम को बनाया था तो उसे काम करने के लिए किसी दोष की मदद क्यों चाहिए? केन जानता था कि एपेक्स उसके मन में चल रहे विचारों को जानता है, लेकिन उसने उस सच्चाई को नजरअंदाज कर दिया क्योंकि वह इसके बारे में कुछ कर नहीं सकता था। आखिरी सवाल। बताओ एपेक्स, मुझे कैसे पता चले कि तुम सच बोल रहे हो और बस बकवास नहीं कर रहे? पहली बार ऐसा हुआ कि एपेक्स ने तुरंत जवाब नहीं दिया। लगभग 5 सेकंड बाद कैन ने फिर से सिस्टम स्पिरिट की आवाज सुनी। हा 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 हा, लड़के, तुम वाकई होशियार हो। कोई भी मूर्ख ही होगा जो हाल ही में मिले किसी व्यक्ति की बातों पर सिर्फ इसलिए भरोसा कर ले कि उसने ईमानदार होने का दावा किया है। एपेक्स की हंसी कैन के दिमाग में गूंज उठी और युवक समझ गया कि उसमें जरा भी गुस्सा नहीं था। अगर कुछ था तो वह था स्वीकृति का भाव। ठीक है, यह जानने का कोई तरीका नहीं है कि मैं जो कह रहा हूं वह सच है या नहीं, लेकिन तुम अपनी आंखों से देखोगे कि एब्सोल्यूट लाइफ फॉर्म सिस्टम तुम्हें कितना शक्तिशाली बनाता है। और जहां तक तुम्हें मारने की बात है, अगर तुम अयोग्य निकले तो वह भी होगा। और हां, ब्रह्मांड के मेरे निर्माता होने वाला। जवाब वह पूरी तरह झूठ था। कैन को किसी और के अधीन रहना पसंद नहीं था, लेकिन कम से कम उसे एब्सोल्यूट लाइफ फॉर्म सिस्टम के बारे में और उससे भी ज्यादा एपेक्स के बारे में कुछ अहम बातें पता चल गईं। उस सत्ता के बारे में जो किसी भी पल उसकी जान ले सकती थी। अब यह सब खत्म हुआ। तुम्हें सिस्टम से परिचित हो जाना चाहिए। तुम इसे उसी तरह आदेश दे सकते हो जैसे तुमने एआई चिप को दिया था। इस मौके पर खुद का एक स्कैन कर लो। एपेक्स की बातें सुनकर कैन ने सिर हिलाया और एब्सोल्यूट लाइफ फॉर्म सिस्टम को पुकारा। सिस्टम स्कैन। अगले ही पल कैन ने महसूस किया कि बिजली जैसी एक धारा उसके शरीर में बेहद तेजी से दौड़ गई। उसके सामने एक वर्चुअल स्क्रीन प्रकट हुई। वो वेसल स्कैन किया जा रहा है। नाम कैन लोरिफर। जाति गॉड स्लेयर ह्यूमन काइंड। शक्ति का पथ कोई नहीं। वंश मानव। वेव टैलेंट लो टियर 1। आंकड़े ताकत 0.02। फुर्ती 0.01। वेव 0.0। आंकड़े सांख्य कल्पकदे आत्मा शक्ति का पथ सूजो सेल्यूलर एनालिसिस। बेसिक डेटा सक्षम और विश्लेषण। पात्री 1। बेसिक वर्चुअल सिमुलेशन। बेसिक स्कैन फोर्स फील्ड। बेसिक हैकिंग। बेसिक ट्रेनिंग। सांख्य तल्पकदे आत्मा शक्ति का पथ कल्पलिस 1। बीक मत करना अब जलमित। डेस्टिनी फोर्स 10.2 पॉइंट्स।
इतनी जानकारी और वह भी इतनी तेजी से देखकर कैन चकित रह गया। जहां एआई चिप को मिनटों लगते थे, वहीं एब्सोल्यूट लाइफ फॉर्म सिस्टम ने 1 सेकंड से भी कम समय में सब कर दिया। उसने सब कुछ समझने के लिए एक पल लिया, और जब तस्वीर साफ हो गई तब उसने एपेक्स से सवाल पूछना शुरू किया। हालांकि सिस्टम स्पिरिट घमंडी और दूरी बनाए रखने वाला था, कैन को पूरा यकीन था कि सिस्टम से जुड़े सवालों पर एपेक्स पूरी मदद करेगा। एपेक्स, सिस्टम मेरे आंकड़े इतने कम क्यों दिखा रहा है? मैंने कल ही विश्लेषण किया था और तब नंबर बिल्कुल अलग थे। एपेक्स ने मदद तो की, लेकिन युवक को छेड़ने का मौका नहीं छोड़ा। लड़के, एआई चिप ने नश्वर मानकों से तुम्हारे आंकड़ों का विश्लेषण किया था। बेसिक हैकिंग टूल की मदद से मैंने जरूरी जानकारी जुटाई है। यह सिस्टम तुम्हारे गॉड स्लेयर ह्यूमैनकाइंड एम्पायर के वेव कल्टिवेटर मानकों के अनुसार आंकड़े दिखाता है, और मुझे कहना होगा, मैं हैरान हूं। तुम्हारे आंकड़े 3 अंकों में हैं। हालांकि एपेक्स हंसा नहीं, लेकिन उसकी आवाज में साफ मजाक था। कैन थोड़ा झुंझलाया, लेकिन साथ ही चकित भी था। अगर गॉड स्लेयर ह्यूमैनकाइंड एम्पायर नश्वर लोगों को इतने कम नंबर देता है, तो इसका मतलब था कि वेव कल्टिवेटर असाधारण रूप से शक्तिशाली होते हैं। वह 10 पॉइंट ताकत वाले किसी व्यक्ति की क्षमता की कल्पना भी नहीं कर सकता था। उसने अपने विचारों को काबू में रखा और अगला सवाल पूछा। एपेक्स, स्क्रीन पर जो सवालिया निशान हैं, वे क्या दर्शाते हैं? कलाएं और कौशल वाले निशान एक विशेष क्षमता को दर्शाते हैं जो सिस्टम के साथ आई है। वह सही समय आने पर प्रकट होगी या शायद कभी नहीं। एपेक्स ने थोड़ी देर रुककर आगे कहा, और सिस्टम मॉड्यूल्स वाले निशान वे मॉड्यूल हैं जो एब्सोल्यूट लाइफ फॉर्म सिस्टम में सील किए गए हैं। नए मॉड्यूल्स के बारे में जानकर कैन इतना उत्साहित हो गया कि वह अपना आखिरी सवाल भूल ही गया। एआई चिप मॉड्यूल बहुत प्रभावशाली नहीं लग रहा था, लेकिन कैन जानता था कि भविष्य में यह उसे जरूर फायदा देगा, खासकर क्योंकि एपेक्स के अनुसार यह उसके साथ साथ मजबूत होता जाएगा। मैं नया मॉड्यूल कैसे सक्रिय कर सकता हूं? तुम हर प्राथमिक कल्टीवेशन स्टेज में एक नया मॉड्यूल सक्रिय कर सकते हो। इस स्टेज में तुम पहले ही एआई चिप मॉड्यूल पा चुके हो, लेकिन इसकी विशेष परिस्थितियों के कारण तुम अब भी एक नया मॉड्यूल अनलॉक कर सकते हो। नया मॉड्यूल मिलने के विचार से कैन मुस्कुरा उठा। एब्सोल्यूट लाइफ फॉर्म सिस्टम का लक्ष्य उसे शक्तिशाली बनाना था, इसलिए वह जानता था कि नया मॉड्यूल बेहद मददगार होगा। बस एक समस्या थी, कैन को नहीं पता था कि कौन सा मॉड्यूल चुने। एपेक्स ने उसकी दुविधा समझ ली। क्रिएटर ने मॉड्यूल्स को इस आधार पर क्रमबद्ध किया है कि वे हर कल्टीवेशन स्टेज में तुम्हारे लिए कितने उपयोगी होंगे। बेशक तुम कोई और चुन सकते हो, लेकिन चूंकि तुम सिस्टम और सील किए गए मॉड्यूल्स को महसूस नहीं कर सकते, ऐसा करना सिर्फ किस्मत आजमाने जैसा होगा। कैन इतना मूर्ख नहीं था कि जिज्ञासा या विद्रोह में एपेक्स की बात न माने। सिस्टम, अगला मॉड्यूल सक्रिय करो, कैन ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। अगले ही पल उसे भारीपन का एहसास हुआ, लेकिन वह जल्द ही गायब हो गया और सिस्टम की यांत्रिक आवाज गूंजी। जेनेटिक कोडर मॉड्यूल सक्रिय किया। काया बेसिक जेनेटिक सप्रेशन, बाद बेसिक जेनेटिक एनहांसमेंट। हालांकि कैन को इन टूल्स के नामों से उनका उद्देश्य कुछ हद तक समझ में आ गया था, फिर भी उसके मन में कई शंकाएं थीं। तभी एक आवाज ने उसके विचारों की धारा को रोक दिया। अब देर हो चुकी है और यहां रुकना ठीक नहीं है। लाश को ठिकाने लगाओ, जैमिंग स्फीयर को नष्ट करो, हथियार ले लो और घर लौटने से पहले अपने कपड़े जला दो। यह तुम्हारा पहला मौका है जेनेटिक कोडर मॉड्यूल का उपयोग करने का, इसलिए मैं तुम्हें मार्गदर्शन दूंगा। एपेक्स की आवाज ने कैन को फिर से वास्तविकता में खींच लिया। उसने अपने पास पड़ी लाश की ओर देखा। जब उसने किरोन को मारने का फैसला किया था, उसी क्षण उसने अधिकारियों को शामिल करने का कोई भी विचार त्याग दिया था, इसलिए उसने सिस्टम स्पिरिट के निर्देशों का पालन किया। कैन ने अपने मन को कठोर बनाया, लाश को उठाया और लगभग 2 घंटे तक दौड़ता रहा। वह एक ऐसी गुफा तक पहुंचा जहां जंगली जानवर रहते थे और उसने लाश को वहीं फेंक दिया। किसी को यह नहीं पता चलना चाहिए कि किरोन यहां आया था। आखिर कौन जाकर लोगों को बताएगा कि वह किसी को मारने जा रहा था? जब तक कोई इसका शरीर ढूंढेगा,
तब तक वह जानवरों का भोजन बन चुका होगा। इसके बाद कैन एक नदी के पास गया और एक छोटी आग जलाई। अपने शरीर को धोने से पहले उसने अपने सारे कपड़े जला दिए, स्फीयर को तोड़ दिया और उसके टुकड़ों को पानी में फेंक दिया, यह सुनिश्चित करने के बाद कि किरोन के खून या डीएनए का एक कण भी न बचे। वह अपने प्रशिक्षण केंद्र लौट आया। उसने संघर्ष के दौरान बचे किसी भी निशान को मिटाने के लिए नियंत्रित आग जलाई और फिर उस भाले की ओर बढ़ा जो अभी भी पेड़ में धंसा हुआ था। जैसे ही कैन ने भाले को छुआ, उसे महसूस हुआ कि उसके शरीर से एक विद्युत धारा हथियार में प्रवाहित हो रही है। हो गया, मैंने इसका सीरियल नंबर और सारी डिजिटल जानकारी मिटा दी है। अब तुम इसे बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हो। एपेक्स के शब्दों से कैन चौंक गया। वह एक पल के लिए कांप उठा, यह सोचकर कि अगर उसने यह भाला बाहर दिखा दिया होता तो क्या होता। यह तो ऐसा होता जैसे वह पूरी दुनिया को चिल्लाकर बता रहा हो कि उसी ने किरोन को मारा है। एपेक्स ने यह कैसे किया, इसका अंदाजा कैन ने लगाया कि उसने एआई चिप मॉड्यूल बेसिक हैकिंग टूल का उपयोग किया होगा। भाले को पेड़ से निकालने में बहुत मेहनत लगी, लेकिन जैसे ही कैन ने उसे बाहर निकाला, वह सिकुड़कर 20 सेंटीमीटर से भी कम लंबी एक छोटी छड़ बन गया। इसके बाद एक अजीब दृश्य देखने को मिला। एक नंगा युवक जंगल में दौड़ता हुआ चुपचाप अपने घर में घुस गया। सौभाग्य से रात का समय था और सड़कों पर लोग बहुत कम थे, इसलिए किसी ने उसे नहीं देखा। कैन ने कपड़े पहने और अपने पिता की तस्वीर वाले वेदी के सामने श्रद्धा से सिर झुकाने के बाद ध्यान मुद्रा में बैठ गया, ताकि अब तक हुई सभी घटनाओं को समझ सके। एपेक्स ने उसे आराम करने दिया और तभी बोला जब कैन की आंखों में फिर से वही दृढ़ता लौट आई। ध्यान दो बदमाश, मुझे अपनी बात दोहराना पसंद नहीं। तुमने स्क्रीन पर जीनेटिक कोडर मॉड्यूल का उपयोग किया, को अनसील कर दिया है और 3 टूल्स तक पहुंच प्राप्त कर ली है, जिनमें बेसिक जेनेटिक स्टिम्युलेशन भी शामिल है। तुम्हारे एम्पायर साइंस एकेडमी के रिकॉर्ड के अनुसार गॉड स्लेयर मानव जाति के सदस्यों के शरीर में अलग अलग प्रकार की रक्त रेखाएं ब्लड लाइन्स सुप्त अवस्था में मौजूद हैं। तुम्हारे पूर्वजों ने ये ब्लड लाइन्स कई तरीकों से प्राप्त की थी, लेकिन वंशजों के प्रशिक्षण की कमी के कारण ये धीरे धीरे कमजोर होकर निष्क्रिय हो गईं और केवल कुछ जीन ही बचे, इतने कमजोर कि वे अपनी शक्ति प्रकट नहीं कर सकते थे। बेसिक जेनेटिक स्टिम्युलेशन इन छिपे हुए जीनों को खोजेगा और सक्रिय करेगा, जिससे तुम एक सुप्त ब्लड लाइन को जागृत कर सकोगे। यह सुनते ही कैन की आंखें फैल गईं और उत्साह से उसका शरीर कांप उठा। वेव टैलेंट को बढ़ाने के कई तरीके थे और ब्लड लाइन्स उनमें सबसे सामान्य और प्रभावशाली तरीकों में से एक थी। ज्यादा खुश मत हो, चिप मॉड्यूल जो शुरू से तुम्हारा हिस्सा था, उसके विपरीत जीनेटिक कोडर मॉड्यूल का उपयोग करने के लिए तुम्हें डेस्टिनी फोर्स खर्च करनी होगी। विप डेस्टिनी फोर्स शब्द सुनते ही कैन को सिस्टम से जुड़ा अपना आखिरी सवाल याद आ गया। फिब एपेक्स ने उसके मन में उठे सवाल को भांप लिया और समझाना शुरू किया। एब्सोल्यूट लाइफ फॉर्म सिस्टम सर्वशक्तिमान नहीं है। हर चीज को कहीं ना कहीं से ऊर्जा मिलती है और यह सिस्टम डेस्टिनी फोर्स को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करता है। डेस्टिनी फोर्स को समझने के लिए पहले तुम्हें भाग्य की अवधारणा समझनी होगी। किसी भी जीव का भाग्य उसके पूरे अस्तित्व का सम्मिलित रूप होता है। इसमें प्रतिभा, इच्छाशक्ति, अनुभूति, पृष्ठभूमि और यहां तक कि किस्मत भी शामिल होती है। भाग्य स्थिर नहीं होता, यह तुम्हारे कर्मों और निर्णयों के अनुसार बढ़ता या घटता है। जब तुम खजाने की तलाश में किसी खतरनाक क्षेत्र में जाते हो और तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद जीवित लौट आते हो, तो तुम्हारा भाग्य विकसित होता है। और जब डर तुम्हारी इच्छा शक्ति पर हावी हो जाता है और तुम भागने का निर्णय लेते हो, तब भी तुम्हारा भाग्य बदलता है। सौभाग्य के अवसर हर समय सामने आते रहते हैं। उन्हें अपनाना या न अपनाना ही शूटिंग स्टार और साधारण पतंगों में फर्क करता है। तुम्हारी आत्मा और परलोक की शाश्वत नदी के बीच मौजूद त्रुटिपूर्ण संबंध के कारण एब्सोल्यूट लाइफ फॉर्म सिस्टम तुम्हारे भाग्य को एक मापनीय शक्ति में बदल सकता है, जिसका उपयोग उसके मॉड्यूल करते हैं। तुम भाग्यशाली हो कि सिस्टम के साथ शुरू से ही 10 डेस्टिनी फोर्स पॉइंट्स मिले, जो बेसिक जेनेटिक स्टिम्युलेशन की पहली सक्रियता के लिए पर्याप्त है। हालांकि भाग्य की अवधारणा कैन को अब भी कुछ अमूर्त लगी, लेकिन एपेक्स की व्याख्या से वह इसे काफी हद तक समझ गया।
फिर भी उसके मन में दो सवाल थे। क्या एब्सोल्यूट लाइफ फॉर्म सिस्टम मुझे डेस्टिनी फोर्स पाने के लिए मिशन देगा? और आपने कहा कि सिस्टम के साथ 10 पॉइंट्स आए थे, लेकिन मेरे पास तो 10.2 है, बाकी कहां से आए? क्या तुम्हें लगता है कि एब्सोल्यूट लाइफ फॉर्म सिस्टम तुम्हारी आया है? अगर डेस्टिनी फोर्स चाहिए तो बाहर जाओ और खुद कमाओ। सिर्फ कचरा लोग ही दूसरों से निर्देश चाहते हैं जब जवाब उनके सामने होता है। एपेक्स की आवाज में उन लोगों के प्रति घृणा साफ झलक रही थी जो अपने जीवन का नियंत्रण दूसरों को सौंप देते हैं। थोड़ी देर रुकने के बाद उसने और भी क्रूर स्वर में कहा, जहां तक अतिरिक्त 2 पॉइंट्स का सवाल है, सौभाग्य के अवसर सबसे प्रभावी तरीका है, लेकिन अकेला तरीका नहीं। तुम भाग्य चुरा भी सकते हो, और इसका तरीका बेहद सीधा है। कैन ये छिपा हुआ अर्थ समझते ही जम गया। हा, सही समझे बदमाश। तुम दूसरों को मारकर उनका भाग्य चुरा सकते हो। जिसे तुमने मारा था वह कचरा था, लेकिन उसका भाग्य फिर भी काफी था, इसलिए उसे मारने से तुम्हें 2 डेस्टिनी फोर्स मिली। जिस आदमी ने उसकी जान लेने की कोशिश की थी, उसे मारना ही कैन के लिए भारी था, और अब सिस्टम उससे हत्या का सिलसिला जारी रखने को कह रहा था। बदमाश, दुनिया क्रूर है और खतरों से भरी हुई है। हत्या एक ऐसा हिस्सा है जिससे कोई नहीं बच सकता। दुश्मनों पर दया दिखाना केवल तुम्हारे लिए और पीड़ा लाएगा। यह बात जितनी जल्दी सीख लो, उतना बेहतर होगा। कैन ने एपेक्स से बहस करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वह जानता था कि वह जीत नहीं पाएगा। उसने गहरी सांस ली, अपने भावों को स्थिर किया और सिस्टम को आदेश दिया, सिस्टम बेसिक जेनेटिक स्टिम्युलेशन सक्रिय करो। बेसिक जेनेटिक स्टिम्युलेशन के लिए 10 डेस्टिनी फोर्स पॉइंट्स आवश्यक हैं। क्या वेसल जारी रखना चाहता है? हाँ, बेसिक जेनेटिक स्टिम्युलेशन सक्रिय किया जा रहा है। अगले ही पल कैन को महसूस हुआ कि उसका खून और मांस जलने लगा है। भीषण थकान ने उसे घेर लिया और वह बेहोश हो गया। जब जीनेटिक कोडर मॉड्यूल के माध्यम से एब्सोल्यूट लाइफ फॉर्म सिस्टम की शक्ति उसके शरीर के सार को बदल रही थी, तब कैन ने सपना देखना शुरू किया। उसने अपना शरीर खो दिया था और अब वह गरजते बादलों में घूमती एक प्रचंड बिजली था। नीचे मौजूद सभी जीव सिर झुकाए हुए थे, सिवाय एक के। पहाड़ जितना विशाल एक गोरिल्ला आकाश की ओर दहाड़ रहा था, लेकिन उसकी दहाड़ ज्यादा देर नहीं चली, क्योंकि एक बिजली का स्तंभ नीचे उतरा और उसके शरीर को 2 टुकड़ों में चीर दिया। उस विशाल गोरिल्ला को नष्ट करने के बाद बिजली सिमटकर 2 मीटर ऊंचे भव्य भेड़िए का रूप लेने लगी। कैन का आकार गोरिल्ला के सामने कुछ भी नहीं था, फिर भी उसने उसे एक ही प्रहार में मार डाला। उसके रोए खून से सने थे, जो उसे और भी भयावह बना रहे थे।